बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको वेलकम करते हैं सिटी एट 10 में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर रहे हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात ने एक बार फिर शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कहा जा रहा है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें होंगी और इस हवाले से जो माहीगीर हैं उनको भी अलर्ट किया गया है कि वो इस दौरान यानी 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाएं। उसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से। असद उमर साहब ने ट्वीट किया है और बताया है कि अब 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इस हवाले से NCOC जो है वो स्कूल जाकर ये जो है प्रोसेस करेंगी। उसके अलावा बात करेंगे वाटर शॉर्टेज की। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 7वां बड़ा शहर, आज भी इन बात करें 72-73 सालों में भी जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनसे महरूम है। इसकी वजह क्या है? इसके अलावा बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे की। कराची में हमने देखा कि 40 बसें ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत कराची पहुंच तो गई, लेकिन जो इसका ट्रैक है वो कहा जा रहा है कि उसका हाल इतना बुरा है, वो इतना खस्ता हाल है कि उन पर ये बसें चलाई नहीं जा सकती। इस हवाले से बात करेंगे कि इस मंसूबे को आखिर नुकसान किसने पहुंचाया और उसके अलावा बात करेंगे आज चूँकि पाकिस्तान समेत मुल्क भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो दिल के अमराज से आप किस तरह से महफूज रह सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन चलते हैं सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर सिंध भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। कहा जा रहा है कि 30 से 3 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिशें होंगी। कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC का बड़ा इकदाम। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर कराची पानी की शदीद किल्लत से दो चार। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ग्रीन लाइन मंसूबा खस्ता हाली का शिकार। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बार LNG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। जी, तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हम अपनी जो टॉपिक्स हैं उन हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महमूद रियाज साहब जो कि एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर, मौसम की सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। कहा जा रहा है कि फिर से अब क्योंकि हमने पहले देखा कि शदीद बारिशें नहीं हुई अभी तक कराची में, हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश होगी जिसका जो कि टाइम है वो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है। उसके अलावा जो समंदरी तूफ़ान है जिसको एक तो नाम बड़ा खूबसूरत है गुलाब, तो उससे इस वक्त सिंध की साहिली पट्टी को कोई ख़तरा है? जी, यकीनन कराची के मौसम के बारे में तो वो इब्ने इंशा ने क्या खूब कहा था कि रात तक नहीं पता होता कि सुबह मूंगफली का ठेला लगाना है या कुल्फ़ी बेचनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सूरज सवा निज़े पर होता है, उसके बाद बादल आ जाते हैं और बड़े शॉर्ट स्पेल के लिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिर ये कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज से अगर आप 20 साल पहले देखें तो पूरे कराची में बारिश हो रही होती थी, लेकिन अब ये कि कराची के एक इलाके में बारिश हो रही होती तो दूसरे में बिल्कुल नहीं बारिश हो रही होती। अब दोबारा ये कि रेड अलर्ट भी जारी किया गया है कि मुख्तलिफ जो है वो जो गुलाब है, जो तूफ़ान है वो सिंध के जो साहिली पट्टी से टकराएगा, जिसके अंदर ठट्ठा और ये तकरीबन दूसरी साहिली पट्टी होती है, तो उससे बारिशों का सिलसिला होगा। जिसके बाद ये भी कहा गया है कि 30 सितंबर से लेकर जो है वो 3 अक्टूबर तक जो है वो बारिशों का
सिलसिला जारी सही रहेगा। सर, इस हवाले से हमारे साथ रिपोर्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रबिया, हमें बताइए, इस वक्त पेशन गोई कर दी गई है, शदीद बारिशें जो हैं वो स्टार्ट होंगी, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफ़ान जो गुलाब उसके ज़ेर असर ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज़ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। बारिशों का जो सिलसिला है वो आज रात से शुरू हो जाएगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से लेकर हफ्ते तक जो है वो तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। समंदर में तुग़यानी का खदशा है, जिसके बायस जो है वो महकमा मौसमियात ने माहिगीरों को अलर्ट जारी कर दिया है कि माहिगीर कल यानी 30 तारीख से 3 अक्टूबर तक समंदर का रुख ना करें, क्योंकि ऊंची लहरें जो है वो उठ सकती हैं, तुग़यानी समंदर में आ सकती है। इस वजह से जो है माहिरगिरों को भी अलर्ट किया गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो समंदरी तूफान है गुलाब, इस हवाले से बताइए कि क्या इस तूफान से कराची या सिंध के जो साहिली इलाके हैं उनको कोई खदशा है, कोई ख़तरा है? जी बिल्कुल, देखिए समंदरी तूफ़ान जो गुलाब है वो कराची से टकराएगा नहीं, वो पहले ही भारत से टकरा चुका है। उसके बाद उसकी शिद्दत जो है वो कम हो गई थी। उसके बाद जो है वो बहरा अरब में हवा का कम दबाव है जो कि डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर रहा है और उसके तहत जो है वो तेज़ बारिशों का इम्कान है। समंदर में तुग़यानी भी आ सकती है। अलबत्ता जो एक तूफ़ानी समंदरी तूफ़ान। ठीक है, रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपडेट कर रही थी और उनका कहना है कि समंदर में तुग़यानी आने का ख़दशा है, जिसके बायस बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूसलाधार होंगी। अर्बन कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है, जैसे पिछले साल हमने देखा बहुत शदीद बारिशें हुई और पूरा कराची इसमें हमें डूबता हुआ नज़र आया। क्या कहेंगे इस हवाले से आपके? क्या पहले से हमारी तैयारी है या इस बार खुदा न खास्ता हमें वही सूरत हाल देखनी पड़ेगी जो हमने लास्ट ईयर देखी थी? देखिए, कराची का बेसिक वही है जो 50 साल 70 साल पुराना था। पिछले 5 साल में और 10 साल में जो नई कंस्ट्रक्शन की गई है वो कोई जाब्ता नहीं है। कराची के वो इलाके जहाँ पर के रेन ड्रेनेज सिस्टम था, अगर हम नॉर्थ आजमाबाद की बात करें, नाजमाबाद की बात करें, उससे आगे तो बरसाती नाले थे, वो छोड़े गए थे। वो सारा साल खुश्क रहते थे। जब बारिश मानसून का सीजन आता था तब उनमें बारिश का पानी आता था और वो ड्रेन आउट हो जाता था। ये जो बेतुकी बगैर किसी ज़ाब्ते के तामीरात की गई हैं, जो अंडर पासेस बनाए गए हैं, अंडर पासेस के बायस जो है वो पानी एक जगह जमा होता है। अगर आप कराची के अंदर मरकजी शाहरा का जो बात करें कि सुरजानी से लेके जो कि आपकी गुरु मंदिर तक और सदर तक आती है, जिसके इर्द गिर्द कराची की बेशतर आबादी आबाद है, वहां पर जो बारिश का पानी जमा होता है तो वो बिल्कुल ऐसा है कि नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। गाड़ियां उसके अंदर डूबी हुई होती हैं। जो नाले हैं उनकी सफाई तो की जा रही है, उनके नाम पे अरबों रुपए के फंड्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है कि जी हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जो इंजीनियरिंग आपके स्ट्रक्चर है शहर का, उसको बहुत बुरे तरीके से सबोटाज किया गया है। वो किसी प्लान के तहत नहीं किया गया। दुनिया भर में जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उनकी एक अर्बन डिजाइनिंग की जाती है, अर्बन डेवलपमेंट जो होती है उसके माहिरीन होते हैं। लेकिन यहाँ जिसका जो दिल चाहता है मंसूबा शुरू कर देता है, कहीं पर फ्लैट बनने हैं और कहीं पर क्या चीज़ तामीरात होनी है या सड़क की तामीर किस तरीके से होगी, वहाँ पर निकासी आपके क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले डिज़ाइन की जाती हैं, मगर यह तामीरात कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर वो चौक हो जाता है और वो पानी खड़ा हो जाता है। फिर बारिश के बाद वो कई कई दिन तक पानी खड़ा रहता है। अभी भी कंटिन्यूसली बारिश नहीं होती कराची के अंदर। अगर आप स्पेल देखें तो 1 से 2 घंटे का स्पेल कहीं होता है, बहुत तेज होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं कि अगर वहां पर वक्फा मिल जाए तो पानी ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन जो तमाम पानी है वो ऊंचाई से आता है और नशेबी इलाकों में जमा होता है, फिर वहां खड़ा रहता है। तो असल सर, बारिश की जब हम बात करते हैं और बारिश से होने वाले नुकसानात की बात की जाए तो जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर भी मुसलसल बारिशें होती हैं और वहाँ पर भी एक टाइम होता है कि पानी रोड पर आ जाता है, लेकिन फिर वो उनकी मशीनरी और ड्रेनेज सिस्टम वो जल्दी पानी फौरी तौर पे निकाल भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान ख़ासतौर पे कराची की अगर बात करें, एक तो हमारा कराची का स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, बनाते वक्त ड्रेनेज सिस्टम को दिमाग में नहीं रखा जाता और बाद में फिर सड़कें तोड़ी जाती हैं और फिर उसके बाद उसमें लाइन्स डलती हैं और ये सब
तो एक तो ये, दूसरा एक तो हमारा सिस्टम समझ आ गया ख़राब है, लेकिन अभी कहा गया था कि नालों की सफाई जो है पहले से करवा ली जाएगी, तो उस हवाले से बताइए कि अभी नालों की सफाई हो चुकी है या फिर वही हालात और हादसात? नहीं, नालों की सफाई तो एक कंटिन्यूसली अमल है। अगर हम हाँ। महमूदाबाद नाला देखें, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर नाला देखें, केबीआर, तो इनके इर्द गिर्द जो तजावजात थी उनको तोड़ा गया है और वो बड़ा उस पर हंगामा भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उन नालों को खुला किया गया बहुत ज़्यादा। लेकिन कराची की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद जब बारिश होती है, एक तो आपका बारिश का ड्रेन आता है उसके अंदर, फिर एक आपका जो नॉर्मल ड्रेन आता है वो भी नालों के जरिए जा रहा होता है समुंदर के अंदर, और उसके बाद फिर जब आपकी किसी किस्म की प्लानिंग नहीं होती, तमाम आपके गटर जो है वो चौक हो जाते हैं, बैक मारते हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर गंदा गटर का पानी आ जाता है, इसलिए कि वो चौक हुए होते हैं, उनकी सफाई नहीं की जा रही होती। अमला जो है वो पता नहीं कहाँ पर मौजूद होता है। अगर आप जाके अमले पे देखेंगे तो एक एक जगह पर सैनिटरी वर्कर जो है वो 2-2, 2.5 से होते हैं, लेकिन किसी मोहल्ले में आपको नजर नहीं आएंगे। लोग अपने प्राइवेट पैसे देके कचरा उठा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को किया जाए, जैसा कि मैंने सबसे बड़ी कहा, एक तो था डिजास्टर, बारिश हुई, वो तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि दुबई जैसा भी पानी में डूबा हुआ होता है, शारजा में भी, अमेरिका में देख लें, न्यूयॉर्क के अंदर, कहीं पे भी उससे तो आप नहीं निपट सकते। हाँ। लेकिन एक नॉर्मल जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होते हैं उनका अपना इंतजाम होता है वहां पर, जबकि हमारे यहाँ बारिश का इतना रेशो नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कम बारिश होती है, साल में एक स्पेल आता है, एक सीज़न आता है जब बारिशें होती हैं, और पता है कि बारिश होनी है इस साल नहीं तो अगले साल। चलो जैसे पिछले साल हमने देखा, तो इस साल हमारा इंतजाम जो मुताल्लिका इदारे हैं, जैसे वाटर उसकी वेस्ट वाटर सीवरेज बोर्ड है जी, वो है, KMC है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये लोग पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? तैयारी कागजों में तो सबकी नजर आ रही होती, ऑन ग्राउंड नहीं होती। अब पिछले 3 साल से विफाकी हुकूमत जो है वो नाले पे लगी हुई है जी। जो आपके विफाकी वजीर हैं जैदी साहब, वो भी लगे हुए कि जी हम वो पैसे भी फंड भी आए, खुद भी निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन शॉट, बाद में मूवीज भी कर दी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब बारिश होती है तो आपके जो बड़े चौराहे, सब कुछ, लोग घंटों ट्रैफिक में जाम रहते हैं, घरों को नहीं पहुंच सकते, पानी जो है काफी दिन तक खड़ा रहता है। फिर उस पर सबसे बड़ी बात यह कि जब कचरा उसके साथ मिल जाता है, जो सड़कों पे मौजूद कचरा होता है, वो जो डंप हुआ हुआ होता है, जब वो बारिश के पानी के साथ मिलता है तो फिर उससे वबाई अमराज वो फिर और गंद की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो कि और ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो जो आपका पुराना स्ट्रक्चर है आप उसी को रिपेयर करें, नाले खोदें। कराची के अंग्रेजों ने जो जिस तरीके से शहर मतलब जो था इनिशियल, तो उन्हीं के ज़माने का किया हुआ है। आपने तो कोई नाला उसके बाद नहीं बनाया। उन्होंने जितने नाले डिज़ाइन किए थे वो कराची की कैपेसिटी के एतबार से सही थे, लेकिन आपने क्या किया, कराची की मेजर बिल्डिंग जो है नालों पे बनी हुई है। कराची का उर्दू बाजार एक नाले पे बना हुआ है, जोबली मार्केट गिराई गई वो पूरी की पूरी एक नाले पे, बहादुर शाह जफर मार्केट जहाँ ऑटो पार्ट्स की है वो पूरी नाले पर है। उसके बाद अगर हम देखें कि टायर मार्केट है वो पूरी नाले पर है, और उसकी साइड के अंदर इंचेस दी गई थी यहाँ से पानी ड्रेन आउट हो सकता था। सबसे बड़ा फिर जो थैलियाँ कचरा उनमें फंसता है, तो जब पानी को रास्ता नहीं मिलता है तो फिर पानी पीछे की तरफ आता है। अब वो चाहे सड़क पे जमा हो, चौराहे में जमा हो, या जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर वो आबादियों में दाखिल हो जाता है। सही। तो सर इस बार भी अपनी मदद आप ही करनी पड़ेगी बारिशों के बाद, और मेरे ख्याल का बारिश ख़ास तौर पे जिस वक्त हो रही है उस वक्त घर से बाहर ना निकलें गैर ज़रूरी तौर पर, और उम्मीद कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता उस तरह का नुकसान नहीं होगा जिस तरह हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए NCOC ने एक बड़ा इकदाम किया है। अब कहा जा रहा है कि 12 साल से जो 12 साल की उम्र के और उनसे ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएगी। इस सिलसिले में NCOC जो है वो ख़ुद जाकर स्कूलों में ये काम करेंगे। सर अभी भी अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो बड़े बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है, तो माँ बाप बड़े ही रिलक्टेंट होंगे अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने बच्चों में कोरोना के केसेस नहीं देखे हैं। तो उनका एक सवाल होगा कि जब केसेस नहीं है तो हम क्यों लगवाएं बच्चों को वैक्सीनेशन। देखिए, बच्चों का वैसे ऑब्वियसली कहते हैं कि इम्यून सिस्टम उनका बहुत अच्छा होता है, तो यही वजह है कि अक्सर बीमारियां बच्चों की अलग एक बीमारियां होती हैं। लेकिन ये कि जिस तरीके से कोरोना जो है, एक पढ़े लिखे लोग भी जो है, बहुत सारे लोग हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, जो कहते हैं जी वैक्सीन सही नहीं, हमने नहीं करा। तो जब भी कोई एक इस किस्म का, जिसे कहना चाहिए जरासीम और एक नई बीमारी आती है, तो हर जमाने में यही होता है कि लोग जो है, लोगों की बड़ी तादाद उससे रिलेक्टेंट होती है कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। माजी के अंदर पोलियो के साथ भी यही हुआ, चेचक के साथ भी यही हुआ कि लोग उसको वैक्सीन नहीं करते थे। पोलियो की वैक्सीन तो अभी तक चल रही है।
लेकिन एनसीओसी का एक अच्छा इकदाम है। जब आप देख रहे हैं कि बगैर कोरोना सर्टिफिकेशन के आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल सकता, हवाई जहाज में टिकट नहीं मिलेगा, स्कूलों में कहा गया है कि जो असातिज़ा हैं वो नहीं जा सकते, तो यकीनन उस चीज़ को बढ़ाते हुए पहले उन्होंने कहा था कि 15 से 18 साल के बच्चों को, अब एनसीओसी के जो है असद उमर, उन्होंने ट्वीट किया कि 12 साल और उसमें उनको फाइजर वगैरह लगाई जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं। अब किस तरीके से लगाई जाएंगी, वो स्कूलों में जाएंगे, वो उसकी पूरी टीम होगी, एक पूरा उसका सिस्टम जो है हमारे पास आएगा। इनिशियली ये कहा गया है कि 12 साल से जो बच्चे अपवर्ड हैं उनको 15 से 18 मतलब 12 से 15 साल के बच्चे जिनमें 12, 13, 14 साल हैं, वो बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और स्कूलों में जाके लगाई जाएंगी। यकीनन उसका कोई तरीक़ेकार वजह किया जाएगा। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में वाज़े तौर पर कमी आ रही है और पॉजिटिव केसेस की अगर शरह की बात की जाए तो वो भी 4% या 5% के करीब है। तो उस वक्त जब ये शरह जो थी वो 20% थी या इससे ज़्यादा थी, तब ये मुहिम क्यों नहीं चलाई गई? हमने स्कूलों को बंद कर दिया और कई ऐसे बच्चे हैं जो इस वजह से मुतासर हुए। अब जबकि शरह कम है, अब ये मुहिम चलाने का मकसद? देखिए, वबा भी पूरी दुनिया में नहीं थी। आपको उस वबा को टैकल करने के लिए भी ज़ाहिर बात आपको प्लानिंग उसी वक्त करनी पड़ती है। आज से आप 5 साल पहले तो कोरोना की प्लानिंग नहीं कर सकते थे। जब एक इंसिडेंट, एक वबा आपके सामने आई है, उससे निपटने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। उस मराइल में यकीनन कुछ फैसले आप गलत भी लेते हैं, कुछ फैसले अच्छे भी लेते हैं, लेकिन नीयत किसी की भी ख़राब नहीं होती। ये असल वजह ये है कि लोगों की एक बड़ी तादाद अब वैक्सीनेटेड होती जा रही है। अब आप जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुई, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और हमारे पास वैक्सीन आई, तब अगर बच्चों को भी लगा देते, क्योंकि बाहर तो लगना शुरू हो गई, तो आपको नहीं लगता कि जो तालीम का हर्ज हुआ है वो शायद उसमें कुछ कमी आ सकती? जी यकीनन है, देर आए दुरुस्त आए। बच्चे तो स्कूल पिछले अगर आप 2 साल से देखें तो बच्चों का वो तो है ही नहीं, रूटीन ही नहीं है। 4 महीने 6 महीने बंद, फिर ऐलान किया जाता है कि स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद फिर उनको कहा जाता है। बच्चे मुस्तकिल 1.5-2 साल से जो ऑनलाइन एजुकेशन पर गए हुए हैं और बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, बच्चे जब तक उस सिस्टम में नहीं जाते, सिर्फ तालीम नहीं होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है, आपका एक लाइफ का साइकिल होता है कि आप उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पूरे दिन की आपकी रूटीन होती है। तो बच्चों की इस एज में वो डिस्टर्ब हो जाना उनके लिए फिर वो एक हैबिचुअल हो जाता है। तो यकीनन हुकूमत को पहले देखना चाहिए था, लेकिन अब भी आ गए। तो यकीनन आने वाले वक्त में जब ये बच्चे वैक्सीनेशन हो जाएगी तो स्कूल में तालीम जो है, तालीमी उसके अंदर जो साल है वो किसी का ज़ाया नहीं होगा। ज़ाया तो खैर अभी भी नहीं हो रहा, बगैर इम्तहान के भी कुछ क्लासेस को कहा गया है कि पास किया जाएगा, लेकिन उसमें फिर एक नया सवाल शुरू हो जाता है बहस के, जी हमारा तालीमी निज़ाम कितना मौसर है, क्या बच्चों ने वाकई उतनी तालीम हासिल की है कि आप उनको 2-2 साल जब इस तरीके से आगे करते जाएंगे तो जब वो बड़े इम्तहानों की तैयारी में जाएंगे तो बच्चे उसको कैसे देखेंगे और क्या करेंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। सही। अच्छा सर, अपनी अगली ख़बर की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है जिसकी हम बात करते हैं, कराची की, 72-73 सालों में हम उसकी आवाम को बुनियादी पानी की सहूलत, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है, वो ही नहीं दे सके। हम अपने हुक्मरानों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सवाल कर सकते हैं? ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना, इसके बगैर तो ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। देखिए, पानी तो आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में पानी की शॉर्टेज हो रही है। अगर आप साउथ अफ्रीका के अंदर शॉर्टेज हो रही है, लेकिन वहाँ की आवाम महरूम है पानी से। पानी से महरूम नहीं, लेकिन महरूम तो नहीं है ना। डैम्स बनाए जाते हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं। यहाँ तो एक बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये डैम बनना चाहिए। हम पिछले 50 साल पे कालाबाग डैम को ही जो है उसके ऊपर बहस किए जा रहे हैं, लेकिन जो हैं अब अगर आप देखा जाए तो कराची के अंदर पानी का मंसूबा जो है K4 एक बड़ा मंसूबा था, लेकिन अभी तक वो ताखिर का शिकार है। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जा रहा। लोगों के लिए जो पानी है उसकी मिकदार कम होती जा रही है। दूसरी तरफ ये कि जो बारिश होती है तो आपका कोई इस किस्म का डैम, कोई इस जगह का सिर्फ एक हब डैम है कि जिसके अंदर बारिश होती है तो उसकी सतह आब में इजाफा हो जाता है और वहाँ से पानी आता है। कराची की पानी जो है, अब हर आदमी कराची के अंदर मिनरल वाटर पीता है, वो उसके ऊपर एक इजाफी खर्च महीने का 1000 रुपये का, एक नॉर्मल फैमिली के ऊपर 600 से 1000 रुपये का एक इजाफी खर्च आ गया कि उसको पानी खरीद के पीना है। दुनिया भर के अंदर जो है वो बड़ा पानी जो है वो टैप वाटर जो नलकों में आता है वही पिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया जाता। जो हमारे यहाँ पानी अलग खरीद के पिया जाता है और जो घर में ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता है वो भी खरीद के, वो भी कराची के कुछ इलाके हैं जिनके अंदर पानी नहीं है, तो वहां पर फिर उसके बाद फिर टैंकर माफिया ने जन्म लिया। तो अगर आप एक चीज पानी नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर तो आने वाले वक्त में और इसकी मुश्किलात होंगी कि जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा। 3-3.5 करोड़ आबादी का शहर है,
पानी के सिर्फ दो आपके ज़राए, या तो हैदराबाद से आता है, सिंध से, दरिया सिंध से आता है, या आपका हब डैम से पानी आता है। उसको पंपिंग जो है वो धाबेजी स्टेशन, एक स्टेशन है, वहाँ से किया जाता है। वो भी कई मसाइल का शिकार है, उसके अंदर भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यकीनन हुकूमत को इस तरफ बड़ी संजीदगी से देखना होगा। पानी सिर्फ कराची का मसला नहीं है, दुनिया भर के जितने बड़े शहर हैं कॉस्मोपॉलिटन, वहाँ पर रिसाइकिल पानी हो रहा है कि आपने जो पानी जो है आपने उसको इस्तेमाल किया, वो इस किस्म के बारिश भी होती है तो उसका भी पानी जो है हमारे यहाँ कराची के अंदर कुर्ब जवार में कोई इस किस्म का ना डैम है ना कोई इस किस्म की चीज़ है, सिर्फ एक हब डैम है कि जो बारिश का पानी आता है तो यकीनन उसके अंदर फिर उसका जो है वो जखीरा जो है उसके अंदर सतह में इजाफा हो जाता है, वो फिर कराची के वहाँ इस्तेमाल करती है। प्रोजेक्ट की बात करें, K4 मंसूबा एक अरसे से जो है वो इल्तफा का शिकार है। अभी वफाक ने टेक ओवर कर लिया। 3 सालों में आपको लगता है कि कोई काम हुआ है इस पे? मज़ीद डेट्स दे दी जाती हैं, काम नहीं होता। इतना बड़ा मंसूबा है, अगर ये तकमील तक पहुंच जाता है तो मेरे ख्याल है पानी के मसाइल जो है वो कराची से ख़त्म हो जाएंगे। जी यकीनन इस पे जितना जल्दी काम शुरू होगा उतना अच्छा है, चूंकि मंसूबे की कॉस्ट बढ़ती जाती है। मंसूबा तो पिछले कई सालों से आपके फाइलों में मौजूद है। जब आप अगले फिस्कल ईयर में कहते हैं जी हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो उसकी एक कॉस्ट होती है। जिस तरीके से डॉलर और हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है तो मंसूबे भी तो कॉस्टली हो जाते हैं। यही K4 मंसूबा अगर 2 साल 3 साल पहले बनना शुरू हो जाता तो उसकी कॉस्ट कम आती। आज अगर आप उसके ऊपर फंडिंग भी अगर करता है, वर्ल्ड बैंक करता है या एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, तो यकीनन उसके ऊपर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो भी फिर वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को सबको मिलकर बेयर करनी होगी। तो अवामी मफाद के मंसूबे जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी उनका रिजल्ट आएगा। पैसा जो है वो कंज्यूमर का वहां से बचेगा। जो आजकल महंगाई के दौर में, जैसा कि हर जगह आपको, कराची के तो बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन क्या है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बाकायदगी के साथ पानी का बिल भेजता है, पानी नहीं भेजता, नलकों में पानी नहीं आता, लेकिन बिल जो है वो बाकायदगी के साथ आता है। यही तो अलमिया है इस मुल्क का, इस शहर का। सब पानी की किल्लत है शदीद कराची के लोगों को। तो ये जो टैंकर माफिया हैं उनके पास पानी कहाँ से आ जाता है और वो इतने हज़ारों रुपए में एक टैंकर फरोख्त करते हैं? जी इस वक्त शहर के अंदर अगर हम देखें तो 5-7 हज़ार रुपए से लेके 12-15 हज़ार रुपए तक का टैंकर मिलता है। और इसके अंदर ये बहुत बड़ी माफिया है, जिसे कहना चाहिए कि गैर कानूनी लाइनें तोड़ के वाटर एंड सीवरेज वाटर बोर्ड का जो पानी है वो ये लोग लेते हैं। उसके अलावा इनलीगल हाइड्रेंट जो है वो कराची के अंदर एक बहुत बड़ी माफिया है जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और उसकी सरपरस्ती बहुत बासर अफराद कर रहे होते हैं। इवन जब मीडिया भी इसको कवर करने जाता है तो उनको भी देखा गया है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये उसी वक्त हो सकता है। लोग हैं ये इतने ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस है कि हुकूमत भी इन पे हाथ नहीं डाल सकती। हुकूमत डालना नहीं चाहती मेरा ख्याल। अगर हुकूमत कोई भी काम करना चाहे तो हुकूमत से रियासत से ज्यादा कोई भी मजबूत नहीं होता। लेकिन इस शहर को जो है, जैसा कि मुख्तलिफ माफियाज यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इस वक्त सबसे बड़ी जो माफिया है इस वक्त वो वाटर टैंकर माफिया है। कि आप बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी है ही नहीं, तो एवरेज आपको महीने के अंदर 3 से 4 आपको अगर वाटर टैंकर डालने पड़ते हैं और वो 7-8 हज़ार का आता है, तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 24-25 हज़ार रुपये का तो महीने का आपको पानी चाहिए, तकरीबन 700-800 रुपये का उसका नहाने धोने के लिए, आम इस्तेमाल के लिए 600-700 का पानी आप जो है वो मिनरल वाटर आते हैं। पूरे शहर के अंदर आपको अगर आप सुबह के वक्त में देखें तो आपको 19 लीटर वाली बोतलें नज़र आ रही होती, कोई सुजुकी में ले जा रहा होता है गाड़ी में। और इसी शहर के अंदर अगर आप पहले देखें तो पानी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होता था और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता था। तो मिस मैनेजमेंट है, वाटर माफिया जो वाटर टैंकर माफिया है, इस पर मजबूती के साथ हाथ डाला जाए। वो भी तो आखिर पानी लाके कहीं से दे रहे हैं। वही पानी अगर लाइनों के जरिए अगर पानी अवेलेबल है और वो इसका मतलब है कि पानी है और हमें मिल नहीं रहा है। अगर पानी की इतनी किल्लत होती, वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो कहीं से पानी ले रहे हैं। वही पानी अगर लाइन के जरिए सारिफ तक, कराची के शहरी तक पहुंच जाए तो उसकी काफी हद तक मुश्किलात जो है वो दूर हो सकती है। अच्छा सर, डैम्स की हमने बात की कि डैम बनेगा और काफ़ी हम लोगों ने फंड्स भी उसके लिए जमा किए, उसका क्या है? और जब बारिशें आती हैं तो जितने भी इलाके ऐसे हैं उनमें छोटे छोटे डैम्स क्यों नहीं बनाए जाते? और जो अभी मौजूद हैं उनकी भी हालत इतनी अजीब है, और मशीनरी जो कई सालों पहले लगी थी, इंस्टॉल हुई थी, उनकी भी मेंटेनेंस नहीं है। तो उसकी वजह से भी हम काफ़ी पानी ज़ाया कर देते हैं। जी यही जो बारिश का पानी है, जो इवन जो पानी, यही तो कहा जा रहा है कि डैम जो कालाबाग डैम या दीगर डैम्स के हवाले से बात की जा रही है, वही पानी है कि जो आपके ग्लेशियर से गर्मी जब शुरू होती है वो पानी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो सारा पानी होते होते एंड में आके
समुंदर में मिल जाता है। अगर आप दूसरे ममालिक में देखें तो उन्होंने बड़े डैम्स नहीं बनाए, अब छोटे छोटे उन्होंने डैम्स बनाए, और जो आपके शुमाली इलाका जाते हैं वहां पर तो वो हाइड्रो पावर उससे जनरेट कर रहे हैं कि पानी जो आ रहा है उससे हाइड्रो पावर भी जनरेट कर रहे हैं। कराची के अंदर भी जो, फिर कराची के अंदर एक सबसे, अंग्रेजों के ज़माने के अंदर कराची से कुछ दूर पर डमलोटी के कुएं होते थे, वेल्स होते थे, जिनको डमलोटी वेल्स कहते थे, वहां से वो पानी दिया जाता था। कई दफ़ा माजी में भी बात हुई कि उनको रिवाइव किया जाए, वो कुएं अब भी मौजूद हैं और उनमें अंग्रेज़ों के ज़माने की लगी हुई मशीनरी भी मौजूद है और उनमें पानी भी मौजूद है। वहां से मतलब वो इतने विजनरी थे, लेकिन हमारे हुक्मरान आज 2021 में भी उन पुराने मंसूबों को अगर रिवाइव कर दें, अभी माजी में भी बात हुई कि दोबारा उनको फाल किया जाए, वहां से पानी कराची को दिया जाए, लेकिन बस इस किस्म के मंसूबे जो हैं वो फाइलों में, तकरीरों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहते हैं। जब उनको अमल करने की बारी आती है तो उस वक्त खामोशी तारी हो जाती है और फिर शहरी जो है वो कराची के वो सफ़र कर रहे होते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा, पुरानी जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो मंसूबे हैं, अगर उनको ही या जो पुरानी मशीनरी है अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड कर दी जाए प्रॉपर, तो मेरे ख्याल है हम इन चीज़ों से जो है छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वही नए मंसूबे बना दिए जाते हैं, अरबों रुपए उस पर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और फिर उसका सबसे बड़ी बात कि वो डबल हो जाते हैं, इस तरह कि उसको डिले कर दिया जाता है, इल्तिफा का शिकार हो जाते हैं। K4 मंसूबा हमारे सामने, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महमूद रियाज जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और हम बात करें इनसे। अब हम बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबे की जो 40 बसें हैं वो तो कराची पहुंच गई, लेकिन जो ग्रीन लाइन ट्रैक है वो अभी कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ये बसें जो हैं फ़ौरी तौर पर इस पर रवा दवा हों। ट्रैक जो है पूरा वो खस्ता हाली का शिकार है। आखिर इसकी वजह क्या है, कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जी रियाज साहब, हमने देखा कि कराची में बसें तो पहुंच गई लेकिन वो अभी फ़ौरी तौर पर उसकी ट्रैक की ऐसी हालत नहीं है कि उन बसों को उन पे चलाया जा सके। बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। फिर वही सवाल के ज़िम्मेदार कौन हैं, और जब पता था कि ट्रैक अभी पूरी तौर पर बहाल नहीं हो सका तो ये फ़ैसला सही था कि जो बसेज़ हैं उनको मंगवा लिया गया और उसके बाद अब ये इसकी मेंटेनेंस होगी किस तरह से इसको। ठीक है, जब बसें नहीं आ रही थी तो तमाम लोग कह रहे थे कि बसें नहीं आ रही, अब बस आ गई। यकीनन हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी थी कि जो ट्रैक बनाया गया था उसकी सिक्योरिटी भी करते, वहाँ पे सही सिक्योरिटी एजेंसी लगाए जाते, लेकिन ट्रैक तो बनना शुरू हो गया। तकरीबन 22 किलोमीटर का ट्रैक है कि जो शुरू होता है और उसके बाद जाता है, उसमें स्टेशन भी हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गेट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो जीने भी लगाए गए, सब कुछ है। जब फिर कराची के अंदर लोग हैं जो उसको तबाह करते हैं, लोगों के मिजाज में भी नहीं है कि ये हमारा एक एसेट है, ये एक नेशनल एसेट है, इसकी हिफाजत करें। लोग कुछ उसमें से चीज़ें निकाल कर ले जाते हैं, कुछ जंगले तोड़कर ऊपर जाते हैं। कुछ लोगों ने इस किस्म की कोशिशें भी की कि इसके ऊपर से कोई मोटरसाइकिल ऐसा जैसे कोई चलाता हुआ ले जाए, तो यकीनन वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुआ। अब जबकि 40 बसें आ गई हैं और कहा जा रहा है, इमरान खान भी दौरा करके चले गए कि जी जल्द ये बसें जो चलना शुरू होंगी, लेकिन वो चलेगी कैसे जब उसका ट्रैक ही इस तरीके से उसको दोबारा बर्बादी की तरफ कर दिया है। तो चीज़ कोई भी जब तक इस्तेमाल नहीं होती, पड़े तो जब इस्तेमाल में नहीं होगी तो उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तो वीएटीएस भी होंगे उसके अंदर। अच्छा, ये जो 22 किलोमीटर का ट्रैक है इसकी सिक्योरिटी के लिए निजी सिक्योरिटी कंपनी की खदमात भी ली, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम चोरी करके ले गई, जैसे एलिवेटर्स हैं उनके पुर्जे निकाल लिए गए, मोटर्स निकाल ली गई। तो ये जो आवाम का ये बिहेवियर है, अब हर चीज़ के ऊपर तो नहीं हुकूमत भी वो कर सकती है, को आप आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसी चीज़ जो आपके मुल्क का एसेट है और आपको ही फ़ायदा पहुंचाएगा, आप उसको निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि अगर सिक्योरिटी एजेंसी लगाई गई तो वहां पर कोई ऐसे अफराद नजर नहीं आए। अगर आपने स्टेशन पे लगाया, लोग कहीं 20 से चढ़ गए, 22 किलोमीटर पे मेरा ख्याल 20 सिक्योरिटी गार्ड भी इन्होंने नहीं लगाए होंगे। और अगर लगाए होंगे तो उनको चेक कौन कर रहा था कि यहाँ पर मौजूद हैं, ये ड्यूटी दे भी रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि सिक्योरिटी भी ज़रूरत प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, उनको अपने सिर्फ पैसों से मतलब होता है, वो कोई इस तरीके से थोड़ी देख रहे होते हैं कि उसको वो कोई किस्म वो करेंगे। हुकूमत को चाहिए था कि इसको एक तो मंसूबे को जल्द से जल्द इसकी आगाज करे। 40 बसें आ गई हैं, अभी भी जो है जिस तरीके से हो गया उसको दोबारा से कर
जितना जल्दी ये मंसूबा शुरू होगा, जब चीज़ें एक सिस्टम में आ जाती हैं, एक उसके अंदर आ जाती हैं, तो फिर उनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। लोग इदारों के लोग जो हैं वहाँ पर डिप्यूट होते हैं, डेली लोग वहाँ पर होते हैं, तो आसानी होती है। अब तो ये दोबारा पीछे की तरफ मंसूबा जाएगा कि आपको जहरबाद जो टूट फूट हो गई है, अब उसको इंस्टॉल करने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में वो जो 40 बसें हैं वो तबाही की तरफ हो जाएंगी। फिर हम एक प्रोग्राम में बैठे होंगे कि जी अब ट्रैक सही हो गया, वो जो 40 बसें आई थी उनके दरवाजे निकाल लिए गए या उनमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो तमाम लोग जब तक एक पेज पर नहीं होंगे कि ये मंसूबा इतनी, जिसे कहना चाहिए कि वो तवालत का शिकार हो गया, कब से कराची वाले इंतजार कर रहे हैं। और कराची में सुबह अगर आप देखें तो लोग ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा मसला है कि लोग बसों की, वैगनों की छत पर, और कराची अगर आप कोई एक सेंटर पॉइंट कर अब इतना बड़ा कराची हो गया है, कोई एक सेंटर पॉइंट करके अगर उसके सबब देखे जाएं तो हर डायरेक्शन में कराची जो है 25 से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर एक आदमी बिल्कुल सुरजानी टाउन से आगे टावर, जो अगर आपकी होलसेल मार्केट है वहां पर वो किस रोजगार के लिए आता है, तो तकरीबन उसको 35 से 40 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। 35-40 किलोमीटर फासला तय करने के लिए वो कितनी देर पहले निकलता है, फिर ट्रैफिक का रश होता है। तो लोगों ने यकीनन इस मंसूबे के खिलाफ भी बातें बड़ी की, लेकिन ये कराची के लिए और हर दुनिया के बड़े शहर में इस किस्म के मंसूबे होते हैं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उससे आपकी सड़कों पर दबाव कम होगा, उससे आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, और जो ट्रैफिक जैम, जो रश की इस सूरत हाल है वो ख़त्म होगी। अच्छा सर, पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि कहा गया था, और जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने भी कहा कि जो है ये अक्टूबर से ये बसें जो हैं वो सड़कों पर दौड़ेंगी, ग्रीन लाइन ट्रैक के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन अभी जब हम सूरत हाल देख रहे हैं तो ग्रीन लाइन ट्रैक जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, और मज़ीद कितना वक्त लग सकता है, आप क्या समझते हैं? कोई अपडेट्स हैं इसकी आपके पास के मज़ीद कितना टाइम और लगेगा कि बसें? गवर्नर साहब ने तो ऐलान किया, हुकूमत का तो काम ऐलान करना है। हुकूमत तो बहुत सारे ऐलानात करती है और उसके बाद वो पूरे नहीं होते हैं। हाँ। तो असल अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो अक्टूबर में तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि ग्रीन बस जो है वो कराची के शहरियों को अगले 1 महीने के अंदर, मतलब अक्टूबर भी शुरू होने में 2 दिन रह गए हैं, जो 29 तारीख थी, परसों से अक्टूबर शुरू हो जाएगा। तो इस किस्म के कोई हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर, अल्लाह करे कि इतना दिन रात काम करके उस ट्रैक को जो बहाल किया जा सके और उस पर हम देखें कि कराची वाले जल्द से जल्द जो है वो इस ग्रीन लाइन मंसूबे के ज़रिए जो है वो सफ़र करें। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है कि जैसे हम नालों की हमने बात की कि 3 साल से नाले ही साफ़ हो रहे हैं और अभी तक मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं हुए, तो यकीनन ये भी इसी तरह है कि इसको पूरा एक निज़ाम के तहत चलाना चाहिए था। ग्रीन बसें आ गई, ग्रीन बसें आने की हम कितने अरसे से सुन रहे थे, उस दौरान ही अगर ट्रैक को दोबारा से कर लिया जाता तो सिर्फ प्लानिंग की कमी है कि चीज़ें जब आपके सर पे पड़ जाती हैं, फिर हुकूमती इदारे हों और वो सारे दौड़ते हैं कि अब किसको किस तरीके से किया जाए, उसमें नुकसान सिर्फ आवाम का होता है, कराची के शहरियों का हो रहा है कि उनके बहुत सारे पैसे जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़ाया होते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बगैर किसी से पूछे किरायों में इजाफा करती है। पेट्रोल के अंदर अगर 1 रुपये का इजाफा होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 5 रुपये का इजाफा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी किस्म का। CNG है वो शहर के अंदर पीछे से उसकी तरसील बंद रहती है, तो और पेट्रोल जो है वो आम आदमी की कुव्वत खरीद से ही बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है। तो ये तमाम जो मसाइल हैं जिसकी वजह से आवाम जो है वो परेशानी का शिकार है। और ये ग्रीन लाइन मंसूबे पूरे पाकिस्तान में या शुरू ही इसलिए किए गए थे, इस किस्म के जो मास ट्रांजिट का हिस्सा था कि आवाम को एक निस्बतन सस्ती जो है वो ट्रांसपोर्ट मिल सके। लेकिन ये जितनी देर होगी उतनी ही परेशानी आपकी बढ़ेगी। सर, इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें, उसका ट्रैक भी इसी तरह खस्ता हाली का शिकार है, और अब जो जदीद ट्रेन उन पर चलाई जाएंगी जो कहा जा रहा है, तो ये ट्रैक जो ग्रीन लाइन ट्रैक है वो भी कहीं ना कहीं इससे एक जगह है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। तो वो भी एक चैलेंज है कि क्या ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे या अंडरपास बनाए जाएंगे, किस तरह से? ये तमाम मास ट्रांजिट का हिस्सा होता है। दुनिया भर के जो जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें से सब इंटरलिंक किया जाता है। कहीं आपकी बस चल रही होती है, कहीं इलेक्ट्रिक रेल चल रही होती है, कहीं अंडरग्राउंड चल रही होती है, वो तमाम एक जगहों पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। कुछ हर घर तक, हर मोहल्ले तक आप ना ग्रीन लाइन पहुँचा सकते हैं, न सर्कुलर ट्रेन पहुँचा सकते हैं, न बस पहुँचा सकते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि शहरी जब अब घर से निकलते हैं तो पहले वो कुछ अंडरग्राउंड ट्यूब्स में सफ़र करते हैं, फिर वहाँ से ऊपर आ जाते हैं, उनको बसेस मिल जाती हैं, ग्रीन लाइन मंसूबे मिल जाते हैं। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो देखा जाता है जिनके स्टैट्स होते हैं कि डायरेक्ट इस पर ट्रैवल करेंगे तो आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक होती हैं और ये उसी वक्त होता है
कि जब आप प्लानिंग कर सकें। अगर आप खलीजी रियासतों के अंदर देखें, दुबई के अंदर देखें, ये तो वहाँ पर इसी तरीके से कि आपका जहाँ आप अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ आपका बस स्टैंड होता है, वहाँ से आप बस स्टैंड में बैठे, दोनों के लिए, तीनों के लिए टिकट भी एक ही होता है कि अगर आपने आपका ट्रैवल कार्ड है, इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे शहरों में हमने देखा है कि पिंडी और लाहौर में जो चल रही हैं, वहाँ पर आपको मंथली ट्रैवल कार्ड मिलता है कि आप एक साथ अगर पैसे दे के ख़रीद लेते हैं तो वो लोगों की आसानी के लिए होता है। तो ये तमाम चीज़ें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है इंटरलिंक होता है और उसके लिए बड़ी मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि कहाँ आपके जो ये ग्रीन लाइन चलेगी, कहाँ स्टेशन है कि जब वहाँ से आप ड्रॉप आउट होंगे तो बस स्टेशन होगा, या उससे कितनी करीब जो है वो रेलवे, सर्कुलर रेलवे का होगा। अगर आप ओरिजिनल सर्कुलर रेलवे को देखें तो जो स्टेशन बनाए गए थे वो शहर की आबादी को और शहर की डेस्टिनेशंस को मद्देनजर रखते बनाए गए थे और बड़े फ्रूटफुल थे और बड़े यूजफुल थे। मतलब लोग उनके अंदर सफ़र करते थे, इसी के अंदर मुख्तलिफ उनका बहाव था कि आपकी लांडी से चलती थी ट्रेन, आपकी सुबह चलती थी। इन्होंने कराची से धाबे जी की ट्रेनें 2 चलाई जिनको को लोकल कहा गया, फिर उनको भी बंद कर दिया गया। उनके औकात ऐसे रखे गए कि ना वहाँ आते हुए उसके अंदर पैसेंजर थे और ना शाम में जाते हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें अगर खुलूस से दिल और नेक नियति के साथ जो है उनको प्लान करके किया जाए तो यकीनन इनके समरात बिल्कुल आपने सही कहा महमूद साहब के प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ट्रैक खस्ता हाली का शिकार है ये जल्द अज जल्द बहाल हो और जो बसेस ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत कराची पहुंच गई हैं वो जल्द अज जल्द इन ट्रैक पर चले दौड़ें। मज़ीद एक और ख़बर की जानिब चलेंगे, महंगाई जो कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला है और आपको बताते चले कि LNG की फ़ी किलो कीमत में भी 20 रुपये का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत कुछ अरसे पहले 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाई गई। सब्जियों, फलों, सब गोश्त, मुर्गी, आटे, सब के रेट्स जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके बसेस, रिक्शा, चिंची, टैक्सीज़ के किराए बढ़ जाते हैं और साथ साथ जो आपकी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों पर भी असर होता है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं बसीम जी। बसीम बताइएगा, LNG की कीमत 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और इसके बाद कहा जा रहा है कि सब्जियों के रेट्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो आज की अगर हम बात करें कि आज मार्केट्स में सब्जियां या फल, फ्रूट्स किस कीमत पे फ़रोख्त हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो सब्जियों के रेट्स के हवाले से। सब्जियों के रेट्स पे हम देख रहे हैं कि किसी हद तक जो है वो इस्तेकाम भी है, कुछ सब्जियां महंगी हुई हैं, कुछ सब्जियां जो है वो पुरानी कीमतों पे ही बरकरार है, जबकि कुछ सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हुई है। अगर हम बात करें गाजर की, चूँकि गाजर का सीज़न जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो गाजर की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं तकरीबन 40 रुपये तक का। पहले जो गाजर 120 रुपये की थी वो अब 140 रुपये और कहीं कहीं पे 160 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मटर के हवाले से, तो मटर की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। पहले मटर जो तकरीबन 400 रुपये, 450, 500 रुपये तक हमने देखा था कि फ़रोख्त हो रहा था, अब जो है वो 300 रुपये तक पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से बात करें हम प्याज की, तो प्याज जो है वो भी सस्ती हुई है। प्याज जो है वो तकरीबन 60 रुपये पे ताहाल फ़रोख्त हो रही है। ताहम जो प्याज की होलसेल जो कीमत है वो जो है उसमें भी कमी है। जो प्याज की होलसेल कीमत है वो तकरीबन 30 से 35 रुपये है। और बिल्कुल अगर हम बात करें मेथी की, तो मेथी भी जो है वो उसकी कीमतें भी हमने देखा था कि तकरीबन 280 रुपये तक पहुंच गई थी, 260, 240 रुपये फ़रोख्त हुई। ताहम अब रिटेल की सतह पर जो है वो मेथी की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है और मेथी जो है वो तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो पे फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से अगर बात करें लहसुन की, तो लहसुन महंगा हुआ है, चूँकि लहसुन जो है वो चाइना से आता है, तो लहसुन की कीमतें जो है वो तकरीबन 200 रुपये से लेकर 240 रुपये होलसेल पे है। लेकिन रिटेल की बात करें तो रिटेल में जो लहसुन है वो 300 रुपये से ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। अदरक भी तकरीबन यही सूरत हाल है कि अदरक भी तकरीबन 300 रुपये थी, ताहम अब जो है उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, तो तकरीबन 50 रुपये कम होकर अदरक जो है होलसेल की सतह पर 250 रुपये फ़ी किलो हो गई है। तो ये सूरत हाल है कि लौकी भी हमने देखा कि लौकी भी तकरीबन महंगी हो गई थी, ताहम अब 100 रुपये। करेला भी हम देख रहे हैं कि ठीक है बसीम, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे हमें। एक बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारी चीज़ें कम भी हुई हैं, क्योंकि जब हमने देखा था प्राइसेस इंक्रीज़ हुई थी तो एक हाइक क्रिएट हो गया था और सब्जियों की कीमतें अचानक से महंगी हो गई थी, जो कि गलत थी, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही थी। सर आप से अगर मैं बात करूं महंगाई के हवाले से,
तो महंगाई हम देख रहे हैं, पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की अगर बात की जाए तो वो भी अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, जिसका असर जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं उन पर पड़ रहा है। डॉलर की अगर बात की जाए तो वैसे माशी अशारिये जो हुकूमत बताती है वो कहती है बहुत अच्छे हैं, तो ये ऑन पेपर अच्छे हैं। और इकॉनमी इतना अगर फ्लरिश कर रही है और इकॉनमी ग्रो कर रही है तो इसका असर एक आम आदमी पर क्यों नहीं पड़ा, उसको क्यों महंगाई का सामना? देखिए 3 साल तो हो गए जो वफाकी हुकूमत कह रही थी कि जी हमारी इकॉनमी जो है वो बेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप डॉलर ही आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इस वक्त 170-71 रुपये के ऊपर डॉलर मौजूद है, तो यकीनन तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और कुछ जो सब्जियाँ हैं, अच्छा उसमें ये कि सर्दियों में ज़रा सब्जियाँ ज़्यादा आती हैं, अब जो सीज़न शुरू हो रहा है इसमें सब्जियाँ की फसल जो है वो ज़्यादा आती है पंजाब से भी और सिंध से भी, तो जब डिमांड आपकी वही रहती है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो यकीनन कुछ सब्जियों के प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ जाते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना कि इतना पेट्रोल बढ़ा, कितने % आपको, यहाँ तो ये होता है कि आपका रात 12 बजे से पेट्रोल इम्प्लीमेंट हुआ और 12:30 बजे आप किसी दुकान पे जाए वो आपको कह रहा होता है कि जी महंगा हो गया। भाई तुम क्या अभी खरीद के लेकर आए हो? उसको चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि आपके बल्दियाती इदारे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, सारे जिनका काम ये है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर छापे मारते हैं, वो कोई पे भी छापे नहीं मारे जाते। कोई गिरा फरोशी कर रहा है, कोई महंगाई कर रहा है, कोई कितना वजन कर रहा है, आप कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, वजन कम करते जा रहे हैं। जितनी बिल्कुल आपने सही कहा सर, चेक एंड बैलेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो रेट लिस्ट आती है कमिश्नर कराची के पास, उस रेट लिस्ट पर कीमतें फ़रोख्त नहीं होती और हर कोई अपने हिसाब से मुनाफा उसमें ऐड कर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा होता है। जो एंड यूज़र है यानी हम लोग फिर महंगाई का जो बोझ है वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। कहते हैं ना कि सेहत किसी नेमत से कम नहीं। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत है तो भी कहना गलत नहीं होगा। कहते हैं जान है तो जहान है, ये सिर्फ मुहावरा नहीं बल्कि सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हों लेकिन सेहत ना हो तो वो सब बेमायने लगती हैं। आज आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, यानी अमराज़े कल्ब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद दिल के अमराज के हवाले से आगाही फराम करना है और इसके इलाज के हवाले से शऊर बेदार करना है लोगों में। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो दिल के मुख्तलिफ़ अमराज के बायस हलाक हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत ने ख़बरदार भी किया है कि 2023 में दुनिया भर में दिल के अमराज के सबब जो अमवात होंगी उसमें 17.3 मिलियन से 23.6 मिलियन तक इजाफे का ख़दशा है। तो आज हम दिल के अमराज के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि हम अपने दिल को किस तरह हेल्दी और मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल ज़िया ने, जो कि ECCP कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट हैं और द ओनली ECCP कंसल्टेंट इन पाकिस्तान एंड IECPA इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हार्ट डिजीज़ किस वजह से होती है? जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। इसके अलावा हार्ट का साइज़ बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा हो गया, एक तरह से एक टर्म है, लेकिन वो ये होता है कि हार्ट फेलियर की तरफ हार्ट जा रहा होता है, यानी हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा ब्लड जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है जी। उसके बाद कुछ कंजेनाइटल डिजीज़ भी आती है, यानी बाय बर्थ डिजीज़ होती है। उसके बाद कुछ वैल्वुलर डिजीज़ होती हैं और इसके साथ साथ ऐड करेंगे दिल की धड़कन के मसाइल भी होते हैं कि वो ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से हम तेज़ हार्ट बीट महसूस करते हैं। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो पाई जाती हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम डेप्थ में जाए तो काफ़ी ये मेजर चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एंजाइना, हार्ट फेलियर। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो दिल की बीमारियों के बायस मौत की मुंह में चले जाते हैं और
एक बड़ा अलमिया ये है कि लास्ट मोमेंट जब हार्ट अटैक आ जाता है तब उनको ये बात पता लगती है कि उनका दिल जो था कि 3 आर्टरीज़ ब्लॉक थी या 2 आर्टरीज़ ब्लॉक थी, जिसके सबब उनका हार्ट जो है वो प्रॉपर ब्लड नहीं ले सका और फेल हो गया। तो पहले अगर हम एक देख लें, क्योंकि दुनिया भर में एक आपको ना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाते हैं या अपने आप को हेल्दी और सेफ़ रखने के लिए ये भी आपकी रूटीन में शामिल होता है कि जितने भी आपके रूटीन चेकअप हैं, जैसे आपका अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप उसको मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी आपका हार्ट फेलियर का सबब बनता है। तो ये पहले से क्यों नहीं हमारे माशरे में ये अवेयरनेस दी जाती कि ये सारे टेस्ट जो है रूटीन बेसिस पे कराए जाएं ताकि इस तरह की बीमारी, बड़ी बीमारी से बच सकें। देखिए, प्रिवेंशन तो बहुत ज़रूरी है जी। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पाकिस्तान में बहुत कम काम हुआ है, ग्लोबली बल्कि बहुत कम हुआ है, पाकिस्तान में बहुत ही काम हुआ है। कुछ इदारे, बड़े बड़े इदारे, सरकारी इदारे भी अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि हम प्रिवेंट करें। वाई हम हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करें कि जी ये आपको ये हो जाए तो आ जाए, वाई नॉट प्रिवेंट इट। तो ये एक अच्छा वो है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और इस बार जो वर्ल्ड हार्ट डे की थीम जो है वो भी है यूज़ योर हार्ट टू कनेक्ट, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम प्रिवेंटिव और अवेयरनेस दें। तो एक आम बंदा वो आफ्टर द एज ऑफ 35-40 ईयर टू ईयर में उसको अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि आया वो बढ़ तो नहीं रही। अगर वो बढ़ रही हैं तो फिर वो अपने मालिज से रुजू करे। हमारे यहाँ ये बड़ी चीज़ है कि किसी के भी अगर सीने में दर्द हो रहा हो यंग एज में, नहीं ये इसको मैदे की शिकायत है या इसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप कोई भी दवा देके इसकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करके उसको वो ट्रीट करें। लेकिन अल्टीमेटली वो हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहा होता है, जो एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। तो प्रिवेंशन और क्योर और साथ में डायग्नोसिस बहुत बेटर करता है। अर्ली स्टेज के अंदर ही अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल कम रखें और वॉक एक्सरसाइज को रखें तो आई थिंक बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। एक्सरसाइज खास तौर पे बहुत मैटर करती है। जो एक्सरसाइज हम लैक करते हैं, अगर कोई भी नॉर्मल शख्स दिन में कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स निकाल ले एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, तो आई थिंक उसकी सर्कुलेशन को वो बेहतर करेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, जो कि लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी डाइट, आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपकी वर्जिश, आपकी नींद, आपका स्ट्रेस लेवल, अगर ये सब बेहतर हो तो हम हर तरह की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि एक वक्त था ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कि हार्ट डिजीज़ जो है वो एक उम्र के बाद होती थी, जैसे 40 साल के बाद या 50 साल के बाद। लेकिन अब देखा जा रहा है कि यूथ यानी जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इसकी वजह यही है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी जो हम बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, फिर जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, घंटों घंटों हम अपने लैपटॉप्स या अपने गैजेट्स के साथ बिज़ी रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस बढ़ते हुए हार्ट की जो बीमारी है उसकी। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे स्कूलों में एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग का 2-3 इसमें पीरियड्स होते थे जिसमें हम जाके हम एक्सरसाइज वगैरह करते थे। अब वो चीज़ें बिल्कुल स्कूलों से भी हट गई हैं। अब बच्चा सिर्फ और सिर्फ बैठ के या तो फास्ट फूड खा रहा है और साथ में जो आपके वीडियो गेम्स आ रहे हैं वो खेल रहा है, कोई इसकी एक्सरसाइज नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इवन 12 साल के बच्चों को भी हो सकता है। हमारे ये होता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनकी फैमिलीज बच्चों को जब बच्चे होते हैं तो वो कोशिश करती हैं कि उनको पता नहीं होता कि ये बच्चा खाए, अभी तो ग्रोइंग एज है, उसको फास्ट फूड, अनहेल्दी ग़िज़ा दे ही चले आ रहे हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली फिर जब वो यंग एज में उसको हार्ट अटैक वगैरह होगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल भी ऐसा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और नंबर 2 चीज़, हमारे माशरे में स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। एक समझे कि स्टेटस सिंबल समझा जाता है। मैंने अक्सर स्कूल के बच्चों को देखा स्मोकिंग करते हुए। अल्टीमेटली वो भी इस डिजीज़ की तरफ जाते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, अगर उसका आप प्रेवलेंस डेटा अगर आप करंट निकालें तो उसमें मैक्सिमम लोग आफ्टर द एज ऑफ 25 to 35 जो वर्किंग क्लास है उनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। और इसको वो इग्नोर करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, स्ट्रेस है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रह रहा है तो वो आपके गुर्दों को मुतासिर कर रहा है, आपके हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, वो आपकी किडनीज को मुतासिर कर रहा है और आपके मतलब है कि आईसाइट को मुतासिर कर रहा है। हम इसको इग्नोर करते हैं, जो ये बहुत बड़ी एक वो चीज़ है जो प्रिवेंशन के लिए आई थिंक बहुत सी चीज़ें काम होना चाहिए। और प्रिवेंशन ज़रूरी नहीं कि कोई आपको
अगर हुकूमत के लेवल पे ही कोई कुछ करे, हम खुद भी कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं जो हैं, अगर वो प्रिवेंटिव मेजर्स की मतलब है कि छोटी छोटी वीडियोस बना के, आजकल क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है, उस पर अपलोड करते रहा करें, आई थिंक एक अच्छा जेस्चर मिलेगा और अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को। बिल्कुल आपने सही कहा, और आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास खुद मौजूद है, एक क्लिक की दूरी पर हम चाहें तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं। अच्छा सर, आपने बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो एक रीज़न है, उसके अलावा जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं या किसी और नशा आवर अद्वियात का या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी के रिस्क पर होते हैं। उसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, या कौन से ऐसे लोग जैसे आपने अभी बताया कि जो लोग डायबिटिक हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो लोग भी हाई रिस्क पर होते हैं, और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके? देखिए, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी दिल की धड़कन ऊपर नीचे रहती है, आप इसको इग्नोर करते हैं। ये चीज़, आपका थायराइड इम्पेयरमेंट है, यानी या तो ज़्यादा है थायराइड ग्लैंड की परफॉर्मेंस या कम है। उसके अलावा आपकी किडनीज मुतासर हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज मुतासर होने के ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ की तरफ जाती हैं। ब्लड प्रेशर हमेशा याद रखें किडनीज से ओरिजिनेट होता है, हार्ट से नहीं होता। और ब्लड प्रेशर जब ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट किडनीज अफेक्ट होती हैं, या किडनीज आपकी ऐसी हैं कि ब्लड प्रेशर सही मेंटेन नहीं करी, तो वो हार्ट पे भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो बहुत सी वजूहत हैं ऐसी कि उसको हम डेली बेसिस पे इग्नोर। कुछ लोगों को मैंने आपको बताया कि तेजाबियत होती है, कहते हैं नहीं तेजाबियत है छोड़ दो, दवा खा लें। हमें हमेशा उस बंदे का ECG उसकी कुछ वर्कअप करने चाहिए ताकि पता चले कि हार्ट डिजीज की तरफ तो नहीं आ रहा। हमें तब पता चलता है जब वो सीने के दबाव के साथ, दर्द के साथ वो ER में आता है, उसको हार्ट अटैक हो चुका होता है। सही, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी कॉज कर सकती है हार्ट डिजीज। जी बिल्कुल। ठीक और है। जो हार्ट अच्छा सर, ये जो इसका अगर ये तो हमने प्रिवेंशन के हवाले से बात की, अब ट्रीटमेंट के अगर हवाले से हम बात करें, वो लोग जो कि अब किसी भी किस्म की हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं हार्ट की, तो वो इलाज की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि आप ECCP कंसल्टेंट हैं, तो ये क्या तरीका इलाज है, इस हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल। देखें, जब कोई आदमी चेस्ट पेन के साथ किसी ER में आता है, 2 घंटे के अंदर उसकी एंजियोग्राफी टेस्ट हो जाए, उसके बाद एंजियोप्लास्टी हो जाए, जिसे स्टेंटिंग कहते हैं जी, पहला प्रोसीजर वो होता है। अगर उसका स्टेंटिंग नहीं हो सकती तो फिर वो बाईपास सर्जरी की तरफ, ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ लेके आते हैं। लेकिन अगर मरीज़ एक ऐसी तो इसके साथ है कि उसकी ना स्टेंटिंग हो सकती है ना बाईपास हो सकता है, तो उसके लिए एक नया तरीका इलाज है EECP, जिसे कहते हैं इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये FDA अप्रूव्ड है और दुनिया में ये 80s में आ गया था। FDA ने इसको एंजाइना और हार्ट फेलियर के लिए किया था। ऐसे मरीज जो दवाइयों पे हैं, जिनको डॉक्टर उनके मालिज ने कहा है कि अभी आप दवाइयों पे रहें, अभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और लेकिन उनको हार्ट डिजीज़ है, या ऐसे मरीज़ जो हार्ट फेलियर में हैं, यानी उनका हार्ट के पंपिंग फंक्शन बहुत कम है, कुछ और नहीं कर सकते, ऐसे मरीज़ जिनके हार्ट की शरायें जगह जगह से ब्लॉकेज है, उसमें अगर हम बाईपास करते भी हैं तो इतना अच्छा आउटकम नहीं होता, साथ में उनको डायबिटीज़ है, COPD है, उनके लिए तरीका इलाज जो बगैर सर्जरी के हैं वो अवेलेबल है पाकिस्तान में। 2003 से हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में है, और दुनिया भर में इसके बहुत सेंटर्स हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री जिससे हम कंपटीशन में रहते हैं, वहाँ से हमसे कंपटीशन में रहते हैं, वहाँ पे 300 से अबव सेंटर्स हैं। और आपने मेरे नाम किया कि देखा होगा इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन, ये बेसिकली एक इदारा है जो पूरी दुनिया में ECP सेंटर्स को देख रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं इस चैनल के थ्रू कहूँगा कि उन्होंने पिछली बार मुझे एक एजाज़ दिया कि पूरी दुनिया के जितने भी ECP सेंटर्स हैं उसको मैं एज ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट लीड करूँ, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और ECP बहुत अच्छा तरीका इलाज है। वो मरीज जो ECP यानी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। EECP उन्होंने बताया कि ऐसा तरीका इलाज है जो कि बगैर सर्जरी के या बगैर जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसके बगैर आपको ये ट्रीट करते हैं, आपके हार्ट को ट्रीट करते हैं। तो वो सारे अफराद जो कि खुदा न खास्ता कोई भी हार्ट की बीमारी में मुब्तला हैं वो ये तरीक़ाकार देख सकते हैं रिसर्च के बाद, और वो अगर उन्हें लगता है कि सूटेबल है उनके लिए तो वो करवा सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची टैलेंट की। एक बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग मैक्रामे आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अफशीन अंजुम, जिन्होंने एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में इनका जो वर्क है, जो आर्ट है वो किया है। और बानी पाकिस्तान से इन्होंने मोहब्बत का इजहार करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैक्रामे पोर्ट्रेट तैयार किया है, जिसमें तकरीबन 1,25,000 रस्सी का इस्तेमाल किया गया है और 52,000 गिरहा लगाई गई हैं। और ये ख़ूबसूरत सा और मुनफरिद सा पोर्ट्रेट इन्होंने बानी पाकिस्तान की मोहब्बत में तैयार किया है। आपको बताते चलें कि रोज़ाना की 18 से 19 घंटों की मेहनत के बाद इसको तकरीबन एक माह में तैयार किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अफशीन अंजुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपसे ठीक ठाक, बहुत खूबसूरत। मैंने अभी देखा, फुटेजेस चल रही थी, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट आपने बनाया है और इसको एक माह में तैयार किया गया। रोज़ाना की 18-19 घंटे की मेहनत, बिल्कुल। इतना पैशन और इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली? ये समझिए कि इसके पीछे एक जुनून था, एक मुल्क की मोहब्बत थी। मैं काफ़ी अर्से से इंटरनेशनल मैक्रामे मेकर्स के साथ काम कर रही हूँ और दुनिया भर के मैक्रामे मेकर्स जो हैं वो इस किस्म के पोर्ट्रेट्स तैयार करते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स नहीं है, कुछ ऐसे ज़राए नहीं है कि हम इस तरह का कुछ ग्रिड पिक्चर बना सकें और फिर आगे मैक्रामे में चेंज कर सकें। तो मैंने क्रॉस स्टिच का पैटर्न उठा के, जिसको 4 सूती बोलते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, जी जी, उसी को फॉलो करते हुए एक अटैम्प्ट किया और कायदे आज़म का ये पोर्ट्रेट जो है ये तैयार कर लिया। और मैंने कई इंटरनेशनल मेकर्स से इसमें मदद भी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जैसे इनकार कर देते, जवाब नहीं देते। अच्छा। तो फिर मैंने ये बनाया एंड देन मैंने उन लोगों को सबको दिखाया कि मैंने ये कर लिया है और नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग टू। अच्छा जी। और उस टाइम जब आपने मदद के लिए या उनसे थोड़ी बहुत उनसे हेल्प लेने तो के लिए कहा तो नहीं आता था। चलें ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट तैयार किया। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कब से आपने क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन इसी आर्ट से रिलेटेड है या आपने कुछ और? जी, मैं प्रोफेशनली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी में। और मेरा जो है 12 ईयर एक्सपीरियंस भी है इसी फील्ड में, फार्मास्यूटिकल में एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर में जॉब कर रही थी। देन 2014 में मैंने जॉब छोड़ी। तो उसके बाद आपको पता है कि फारिग नहीं बैठ सकता बंदा जो काम करता हो, तो मैंने फिर मैक्रामे को एज अ हॉबी अडॉप्ट किया। हॉबी से दैट टर्न्स इनटू बिजनेस 2018 में। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कैसे अपने मुल्क का नाम जो एक तरह से रोशन कर सकते हैं, तो मुझे इसमें भी नज़र आया कि हम लोग ये चीज़ें अटैम्प्ट कर ही नहीं रहे पाकिस्तान में। हम लोग बेसिक प्लांटर्स पे या वॉल हैंगिंग्स या डेकोरेटिव आइटम्स पे तो जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो वाकई ही आपकी स्किल्ड को भी मेजर करती हो, आपको भी चैलेंज करती हो। तो फिर मैंने ये पोर्ट्रेट तैयार किया और अब इंशाल्लाह ताला आई एम वर्किंग ऑन इलामा इकबाल। और इलामा इकबाल का पोर्ट्रेट जो है वो इंशाल्लाह 9 नवंबर तक रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रूर, फिर हम 9 नवंबर को आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी एक बड़ी लकी चीज़ होती है कि आपकी जो हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप उसको ही अपना करियर बना लें। तो मेरे ख्याल है आपने भी यही किया, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के आप फिर इस तरफ आ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे मुल्क में एक लैकिंग है कि हम जो चाहते हैं वो हम नहीं करते, हम उसके नेचर के ऑपोजिट जो हमारी नेचर है वो काम कर रहे होते हैं। तो आपकी हॉबी आपका करियर बन गई, तो कितनी सेटिस्फाई हैं हम? देखिए, इसमें यह था कि हर इंसान के कुछ 2 पहलू होते हैं। एक तो ये कि जो उसने दुनिया में रहते हुए कुछ काम परफॉर्म करने होते हैं, उसके अंदर आप प्रोफेशनली हम ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि जो आपको मनी दे सके बाद में। उसके हिसाब से मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, माइक्रोबायोलॉजी के तौर पे काम भी किया। लेकिन इनसाइड योर हार्ट आपको मोहब्बत होती है आर्ट से, वो शुरू से थी। और वो करते करते जब मैं एक जगह से फारिग हुई तो वो पॉपअप हो गई दोबारा से कि दोबारा से ज़िंदगी में आ गई आर्ट। अब मैंने मकरामे किया। मकरामे के अंदर रहते हुए भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी जो साइंटिफिक लाइफ है उसको छोड़ दिया। मेरी इसके अंदर भी हर चीज़ साइंटिफिकली हो रही होती है एक तरीके से। कैसे कि अगर मकरामे में मैंने एक प्लांटर बनाया है बाय यूजिंग जियोट्रोप, तो मैं उसको स्टडी करती हूँ कि वेदर चेंज करती हूँ। कहीं पे सनलाइट में रखा हुआ है, कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और मैं उसको स्टडी कर रही होती हूँ कि जूट कब तक सर्वाइव करेगी। और वो बाकायदा रिकॉर्ड्स एंड डेटास बना रही होती हैं। तो वो एक जो साइंटिफिक दिमाग है वो भी साथ चल रहा है और आर्टिस्टिक भी चल रहा है। मतलब जो पढ़ाई की थी वो भी कहीं ना कहीं लगा रही है। और ये बड़ा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा, आपने 18-19 घंटों की मेहनत से ये बनाया है, तो कितने घंटे सोती थी? 4-5 घंटे? बहुत कम सोती थी। और उसके अंदर भी मुझे ख्वाब में आते थे कायदे ज़मीन कि अब बस उठ जाओ। मतलब आपको एक वो इल्यूजन्स आते हैं। और जब इतना ज़्यादा आप काम कर रहे होते हैं तो आपका कांस्टेंट दिमाग उधर होता है, प्रेशर होता है दिमाग में।
तो बस मेरा भी इसी तरह से था कि इस 1 महीने में ऐसा हुआ कि कभी कभी कुकिंग भी नहीं हुई, 1 दिन हुई और 4 दिन मैंने कहा अब यही वाला खाना खाएं, अब मैंने ज़्यादा पका लिया। अच्छा। तो इस तरीके से ये पूरा 1 महीना गुजरा। बेसिक ये था कि एक चैलेंज है ये पूरा हो जाए, और जो कोई ये समझ रहा है कि भाई पाकिस्तान में नहीं कर सकते, और जो लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे उनको मैं बताऊं कि भाई हम कर सकते हैं। अच्छा, वो करके फिर जब मैंने उनको भेजा कि दिस इज डन नाउ, तो उस वक्त जब उन लोगों ने अप्रिशिएट किया तो तब मुझे बीइंग आर्टिस्ट सुकून आया था कि अब आई एम सेटिस्फाइड। बिल्कुल, बहुत खुशी मिलती है जब आपके मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो आपको अप्रिशिएट करें, तो बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट भी होते हैं उस चीज़ से। अच्छा, मैं पूछूं, अगर इंस्पिरेशन कौन थी मैक्रामे आर्टिस्ट, कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसको देखकर आपने उसको फॉलो किया हो या अपने इसको एज अ करियर? देखिए, जब शुरू मैंने किया था तो मेरे दिमाग में था कि हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी, हमारे घरों में ये शुरू से ही था। तो बेसिक इंस्पिरेशन उस टाइम तो कोई नहीं थी, उस टाइम ये पता था कि दिस इज़ मैक्रामे और ये ऐसे होता है, वो स्टार्ट किया। अच्छा, जब मैंने इंटरनेशनली देखना शुरू किया, वो 2018 की बात है, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा हाउ वास्ट इज दिस फील्ड, और कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग इसके अंदर। तब मुझे कुछ इंटरनेशनल मेकर्स जो हैं वो अच्छे लगना शुरू हुए, उनको मैंने फॉलो भी किया, उनसे सीखने भी कोशिश की, और अब मैंने ऑनलाइन उनसे क्लासेस भी ली हैं कई लोगों से अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई सिखा नहीं रहा इस वजह से। तो इंस्पिरेशन एज सच नहीं है, लेकिन ये कि अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो मैंने सीखा है वो दूसरों को सिखाऊं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग की और बिल्कुल जो नए आने वाले हैं उनकी इंस्पिरेशन आप हो सकती हैं। तो इसके हवाले से कोई प्लान किया है कि आगे उन लोगों को सिखाना है जो इसमें इंटरेस्टेड है? बिल्कुल, मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रही हूँ। मेरी आदत है और एक बिलीव भी है कि जो चीज़ आपको आती है ना, अगर आप वो बांटो तो वो बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। हाँ। तो मैं 2020 से क्लासेस ले रही हूँ, और पेड क्लासेस भी होती हैं, मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं। फ्री मोस्टली इसलिए होती हैं कि मुझे शौक है, कोई बैठा है तो मैं उसको सिखा दूँ बस, तो वो फ्री ज़्यादा हो जाती हैं। और अब मैं एक एयर स्कूल के नाम से ई लर्निंग पोर्टल भी है, वहाँ पे भी टीच कर रही हूँ, और कोई भी अगर चाहे इंटरनेशनली भी तो वो भी उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा के मुझसे सीख सकता है। ठीक है। अच्छा, अफशीन अंजुम, अगर मैं ये पूछूं कि अफशीन अंजुम अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखती हैं, तो क्या कहेंगी? मैं अपने आप को हमेशा, यानी कि ये 5 साल बाद भी पूछती हूँ, तो मेरे अंदर एक है कि थिंक पॉजिटिव। इंशाल्लाह ताला जो है ये स्किल जो है ये मैं काफ़ी सारे लोगों को बांट चुकी होंगी, और अगर मैं अपना काम खुद भी नहीं कर रही होंगी तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, और मैं चाहती हूँ कि मुझसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो बेसिकली 5 साल के बाद मैं अपने आप को एज अ मैक्रामे टीचर ज़्यादा सोच रही होती हूँ, क्योंकि लोग अभी भी बहुत सीखने आ रहे हैं मुझसे कि आप हमें सिखा दें आपने कैसे किया है। तो अच्छा, वो लोग जो देख रहे हैं और इस फ़न में और इस आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे कुछ ऑफिशियल पेजेस हैं, उधर अगर आप मुझे मैसेज छोड़ेंगे तो मैं आपसे इजीली राब्ते में आ जाऊँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफशीन अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत मुनफरिद खूबसूरत इनका काम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत खूबसूरत इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है। हम इनको विश करते हैं और दुआ करते हैं कि इसी तरह तरक्की करती रहें और कराची और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। मज़ीद बात होगी, एक और टॉपिक को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू शामिल गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे सुकून की, दिली सुकून की। आजकल हर कोई परेशान है और सुकून कहाँ मिलता है, सुकून कैसे मिलता है, ये सारे सवालात जो हैं वो इंसान के दिमाग में मौजूद होते हैं। हम अपने अगर माशरे की बात करें तो हर कोई एक रेस में, एक दौड़ में लगा हुआ है। किसी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, किसी को अच्छा घर लेना है, किसी को अच्छी गाड़ी लेनी है, और किसी को बहुत ज़्यादा शोहरत चाहिए, और किसी को ज़िंदगी की तमाम आसाइशें चाहिए। इन ख्वाहिशात को कोई हासिल कर पाता है, किसी को कामयाबी मिल रही है और कोई खाली हाथ है। लेकिन अगर किसी से भी ये सवाल पूछें जिसको कामयाबी मिल रही है, जो नाकाम है, अगर उसे हम पूछें कि क्या मुतमईन हो ज़िंदगी से, दिली सुकून है, तो बहुत ही कम हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि हाँ ज़िंदगी सुकून में है, दिली सुकून है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम क्यों हमारे अंदर जो है ये इस्तराबी कैफियत है, हर कोई क्यों एक दौड़ में लगा हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर।
सर, सुकून की बात करें, दिली सुकून के हवाले से आजकल हर कोई परेशान है, एक दौड़ में लगा हुआ है, एक रेस में लगा हुआ है। शायद उसने पैसा भी कमा लिया हो, शायद उसने अच्छा घर भी बना लिया हो, अच्छी गाड़ी भी बना लिया हो, बहुत सारी लग्जरीज भी उसके पास हो, लेकिन दिली सुकून नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये सुकून है क्या, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छी तरह एलैबोरेट किया इसको, और आपने सही तरह पॉइंट आउट किया कि हमारी जो तारीफ है सुकून की वो ही खराब हमने डिफाइन कर रखी है। हमने बेसिकली उसको डिफाइन ही गलत कर रखा है कि सुकून हम कहते किसको है। जबकि अगर हम इसको साइंसी रूप से देखें, यानी कि अकली रूप से देखें, अकल से देखें, तो सुकून तो वो है जहाँ माइंड पीस में आ जाए आपका। और लोगों को लगता है कि ये मादी चीजें कमाने से ही माइंड सुकून में आ जाता है, वो आराम में कैफियत में आकर सुकून में आ जाते हैं, ये लोगों का ख्याल है जी। जबकि दीनी रूप से देखें इसको, तो दीन तो कुछ और कहता है। कुरान फरमाता है कि तुम्हारे दिलों को सुकून मेरी याद में मिलता है, अल्लाह ताला फरमाता है। यानी कि जो रब से कितना करीब होगा उतना सुकून में होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये साइंसी डेफिनेशन में ही बात करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि कामयाब होना सुकून है या सुकून में होना कामयाबी है। लोग समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे तो सुकून में आ जाएंगे, और कामयाबी की तारीफ उन्होंने मादी दौलत को हासिल करने से बना रखी है। ये मेन प्रॉब्लम है लोगों की। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि लोग ये सोचते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी या हमें लग्जरीज मिल जाएंगी तो हम सुकून में आ जाएंगे, लेकिन इन सारी चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं उनमें रहते हुए आप किस तरह से सुकून हासिल कर सकते हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है। तो सर, अगर इनर पीस की बात की जाए तो किस तरह से हम दिली सुकून हासिल कर सकते हैं? जरा देखिए, इसका जो यूनिवर्सल फिलॉसफी है वो ये है कि इंसान किसी भी चीज को बेहतर कंट्रोल या एक्सप्लेन या समझ सकता है जब वो उस चीज को जानता हो, उस चीज को रियलाइज करता हो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये माशरे में, हम लोग सुकून बाहर तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने अंदर को जानते नहीं है, यानी कि अपने वजूद को पहचानते नहीं है, हमें अपनी जात का इरफान नहीं है। तो जो इनर पीस है वो तभी मिलता है जब आप अपने अंदर ट्रैवल करते हैं, यानी कि अपनी जात को पहचानते हैं, अपने वजूद को पहचानते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद हयात हासिल करते हैं। हमारे माशरे में लोगों ने दौलत कमाने को मकसद बना लिया है, जबकि मकसद ये नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरत है ज़िंदगी है, जो आपको माल दौलत चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरत है ज़िंदगी, ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। मकसद ज़िंदगी कुछ और है। किसी का मकसद ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत करना है, किसी का मकसद ज़िंदगी जो है टेक्नोलॉजी पे काम करना है, जो भी मकसद ज़िंदगी। तो अगर मकसद ज़िंदगी मिल जाए तो ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो भी आसान हो जाती है और इनर पीस इंसान को मिल जाता है। सही आपने कहा, यानी कि ये जो हमारी एक बेसुकूनी की और इज़्तिराबी कैफियत है, ये इस वजह से है कि हम एक दूसरे से रेस लगाने में जो है वो उसमें हम लगे हुए हैं। हमें अगर हमारे पास जो चीज़ है हम उसमें शुक्र अदा नहीं करते। एक बड़ी बात है कि अगर हम शुक्र अदा करें और जो चीज़ हमारे पास है उसको ही हम उसकी ही वो मतलब शुक्र करें तो बहुत हमें सुकून मिल सकता है। नाशुक्री करते हैं हम लोग बेसिकली। जरा ये लाइफ जो है ये दूसरों से कंपैरिजन नहीं है, रेस नहीं है। हर इंसान अपनी रेस को जीने आया है, अपने आप से बेहतर बनना है। मकसद ये होना चाहिए मैं हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे अपने आप से बेहतर और मुतमईन इंसान बनूं, ना कि दूसरों से ज्यादा बेहतर बनूं। जब इंसान की सोच ये सेंटर्ड हो जाती है कि वो अपने आप से बेहतर बनेगा हर गुजरते लम्हे, तो वो इनर पीस की तरफ जाने लग जाता है, रब के करीब होने लग जाता है, एनलाइटमेंट की तरफ जाने लग जाता है। जब तक इंसान नफ्स के ज़रिए असर रहता है और वो दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है तो उसको फिर वो इस तरह भी कैसे जैसे आपने फरमाया उसका शिकार रहता है। ठीक, यानी हम दूसरों से कंपैरिजन के बजाय हम अपना कंपैरिजन करें पास से या अपने जो पिछले दिन हैं उससे और अपना फ्यूचर बेहतर करने की कोशिश करें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली हमारी जो यूथ है वो काफ़ी उसका फोकस नहीं है, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है और एक इज़्तिराबी कैफियत है, एक रेस में मुब्तला है कि किस तरह हम दूसरों से आगे बढ़ जाएँ। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने नौजवानों को, हमारे कौम के, कि आप किसी से लड़ने नहीं आए इस दुनिया में, या किसी से रेस करने नहीं आए, किसी से कंपैरिजन करने नहीं आए। आपको किसी से बेहतर साबित करके कोई तमगा नहीं मिलेगा, कोई सुकून का अवार्ड नहीं मिल जाएगा, बल्कि और बेचैनी की कैफियत में आप जाएंगे। पॉइंट ये है या कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने आप से बेहतर बने। सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ बेटरमेंट और मुतमईन होना सीखें। जिस हाल में भी हैं रब का शुक्र अदा करना सीखें। देखें, कामयाब वही है जो मुतमईन है, और मुतमईन वही है जो शुक्रगुजार है, और शुक्रगुजार वही है जो अपनी जात का अहाता करता है, अपना मवाजना करता है।
ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर माइंड साइंटिस्ट, हर स्पिरिचुअल हीलर और हर दीनी किताब भी इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, तो आपने अक्लमंद सही वो है जो गौर व फिक्र करते हैं। जी। और हमारा मेरे ख्याल है सोच ही गलत है। हम जो सुकून को मेजर करते हैं वो टूल ही गलत है। हम लग्जरीज़ और आसाइशों को देखते हैं, बल्कि हमें देखना ये चाहिए कि हमारे अंदर कितना सुकून है, हम कितने मतलब आजिज़ी है हमारे अंदर, कितनी शुक्रगुजारी है। मेरे ख्याल है हमारे जो टूल है जिसको हम मेजर करें वो ही गलत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सलमान राजा आपका। आप प्रोग्राम में तशरीफ़, आपने हमें वक्त दिया और यहाँ हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। एंड मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर अपनी सोच को बदलें और देखें कि क्यों आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हैं, जो चीज़ आप मेजर कर रहे हैं सुकून के लिए, शायद वो आपको सुकून दे ही ना सके। कहते हैं ना कि इंसान के पास बहुत सारी लग्जरीज़ भी आ जाएँ, पैसा, दौलत, शोहरत, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास सुकून नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सुकून नहीं होता। तो आपको ढूंढना सुकून अपने अंदर है, ना कि बाहर चीज़ों में। बस इसी के साथ एंड करेंगे, वक्त ख़त्म होता है प्रोग्राम का। मुझे अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।